जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और रशिया। तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। मैं ये बल्कि मेरे लिए बहुत तशवीशनाक था कि तालिबान ने जिस दिन अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू की, उसकी पहली मुलाकात उन्होंने इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल के साथ कतर में की। और उसमें एक और तशवीशनाक बात थी कि द मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान। एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाकर स्पीच दी कि इंडिया की एम्बेसी खुली है काबुल में। तालिबानियों के अनुरोध पर भारत ने अपना दूतावास अफगानिस्तान में चालू कर दिया है। साथ ही तालिबान के मामले में अब भारत को अमेरिका के बाद रूस का भी साथ मिला है। भारत के इस कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी ही थी। क्या है मामला, आइए आगे समझते हैं। मैं ये बल्कि मेरे लिए बहुत तशवीशनाक था कि तालिबान ने जिस दिन अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू की, उसकी पहली मुलाकात उन्होंने इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल के साथ कतर में की। और उसमें एक और तशवीशनाक बात थी कि द मीटिंग वाज रिक्वेस्टेड बाय तालिबान। अब एक और बात आप यहां पे अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि इंडिया की एम्बेसी खुली है काबुल में। वहां पे जो अफगानी उनका अमला है वो पेरोल पर है, तनख्वाहें ले रहा है। वहां पे उनका इंडियन एम्प्लॉय नहीं कोई भी, लेकिन काबुल में इंडियन एम्बेसी खुली है अभी भी। कि अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर रखी है तो पाकिस्तान की कैंपेन कहां है? पाकिस्तान उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा? ये एक तशवीशनाक चीज है कि देखें, अमेरिका, इंडिया तो एक पेज पर हैं, वो तो बिल्कुल उनके जो मुफादात हैं वो भी इकट्ठे हैं, वो इंडो पैसिफिक में भी इकट्ठे हैं। लेकिन एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाके स्पीच दी। वो रशिया के साथ अपने मरासम आगे लेके जाने के चक्कर में फिर रहे हैं और उसमें काफी हद तक वो कामयाब हैं। अब इस वक्त यहां पे अगर सोचा जाए, मेरी मुझे जो नजर आ रहा है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और रशिया। तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बाइडेन साहब आपके साथ राब्ता भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे हैं। और जब अमेरिका एक साइड पे होगा तो यूरोपियन एलाइज भी उनके साथ होंगे, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस उनके साथ होगा। अगर इंडिया ने कोशिश करके, मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फेयर में उन्होंने स्पीच दी है, ही वेंट देयर एज अ पार्टनर, ही डिड नॉट गो देयर एज अ पार्टिसिपेंट। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतने छोटे कद पे जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बाइडेन साहब कॉल भी नहीं कर रहे और रशिया भी नहीं लिफ्ट करा रहा। तो अब इसके बाद भी कुछ होगा, यहां तक होगा कि अमेरिका को दोबारा आना पड़ेगा। इसके आलिया सिचुएशन ये बनेगी कि ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तालिबान पे कि वो अमेरिका को ठेके दें, अमेरिका के साथ आगे चलें। अब वापस जाएगा या ड्रोन के जरिए या जैसे सैटेलाइट के जरिए, तब जाएगा अगर ठेके चाइना को मिल जाते हैं तो। अगर चाइना वैक्यूम जो है अमेरिका, तालिबान का अफगानिस्तान में वैक्यूम अगर रशिया और चाइना फिल करता है तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान है। तो फिर उसमें वो अपना मूड बनाएंगे वापस जाने के लिए, वो बहाने बनाएंगे। और मैं बिल्कुल यही देख रहा हूं कि अगर वहां पे ना सिर्फ अगर चाइना वहां पे आएगा तो उनका जो आगे नेक्सस चलेगा अमेरिका, इंडिया और उसके बाद रशिया। अगर रशिया को भी उसका प्रॉपर हिस्सा ना मिला तो ये तीनों मिलके फिर दोबारा अफगानिस्तान के अंदर अपने इंटरफेरेंस शुरू करेंगे तालिबान के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए मुश्किलात का एक दौर शुरू हो जाएगा, नया दौर शुरू हो जाएगा। इस सूरत में पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है और चाइना वो एक तरफ और वो तरफ, तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में जो है बजाय इसके कि अमन कायम होने के, कोई बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि मिसट्रस्ट भी हो सकता है, आगे जाके मिसट्रस्ट भी हो सकता है। आप ये समझते हैं? देखिए, हो सकता है। इस सवाल के जवाब में आलिया मैं यहां ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जरूर याद रखें कि तालिबान एक पार्टी, एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये मुख्तलिफ ग्रुपों का नाम है। जिस तरीके से आज वहां पे डिले हो रही है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के, इसके पीछे भी यही एक रूमर चल रहे हैं कि उनके अंदर जो है अंदर खवातीन को कैबिनेट में पोजीशन देना और मुख्तलिफ ग्रुपों को रिप्रेजेंटेशन देना, ये एक वजह है। दरपर्दा रशिया भी और दरपर्दा इंडिया भी,
चाहता था कि वहां पे तालिबान की एक मुखालफत का ग्रुप वहां पे रहे, जिंदा रहे और तालिबान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, लेकिन ये चीजें मुश्किल थी। एक तो बहुत छोटा सा एरिया है और वो उनका अगर घेराव कर लिया जाए तो बाहर से उनकी जो इमदाद या चीजें आना बड़ा मुश्किल हो जाती वहां पे। ये तो होना था, लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि जो अहमद मसूद साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने जंग बंद करके तो टाक करनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल में तालिबान की फतह हमले के या बंदूक के जोर से नहीं हुई है। उन्होंने रिलीजियस ग्रुप्स को वहां पे इन्वॉल्व किया है और उन्होंने कहा है कि हम टेबल पर बैठ के बातें करते हैं। मेरे ख्याल से मैं मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से ये मैं देखता रहा हूं कि पिछले दिनों पे वहां पे हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशानी का जो मूजब बन रहा है, एक तो वो अहमद मसूद साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें एक त्यारा जो है उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि दिस इज पाकिस्तानी F-16 हैज बीन शॉट डाउन, लेकिन उस पे तरदीद आई है कि दिस वाज अ फेक पिक्चर। लेकिन पाकिस्तान मुखालफ जो कुव्वतें हैं उन्होंने उस ट्वीट को इस्तेमाल किया है और उन्होंने बिल्कुल इस वक्त मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे रॉन्ग प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के ड्रोन्स वहां इस्तेमाल हुए हैं, पाकिस्तान ने वहां पे तालिबान को एयर सपोर्ट दी है। लेकिन यहाँ पे फिर अगेन मैं जिस तरह पहले आपको अर्ज करता रहा हूं कि हमारी पाकिस्तान के मीडिया कैंपेन कहीं भी कामयाब नहीं हो रही। अफगानिस्तान के हालात अब धीरे धीरे भारत के पक्ष में होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन ने अपने तरफ से भारत को अफगानिस्तान से आउट करने, भारत और तालिबान के बीच दरार डालने की भरपूर कोशिश किया था और इसमें उनको दो फायदे नजर आ रहे थे। पहला, चीन के खिलाफ ETIM जो अफगानिस्तान से जाकर चीन में आए दिन हमले करते रहता है वह रुक जाता और उसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो आए दिन पाकिस्तान में हमले करते रहता है वह रुक जाता अगर तालिबानी चीन और पाकिस्तान का साथ देते और फिर तालिबानी अफगानिस्तान में ETIM और TTP पर प्रतिबंध लगा देते। जो दूसरा फायदा उन लोगों को नजर आ रहा था वह यह था कि तालिबानियों को वह उकसाते और उन्हें धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर में अपने जिहादियों को भेजने के लिए उकसाते ताकि चीन और पाकिस्तान पर्दे के पीछे से भारत का नुकसान जिहादियों द्वारा करा सके। इसी डर से भारत ने अपना दूतावास अफगानिस्तान में बंद कर दिया था, पर सरकार बनते ही तालिबानियों ने चीन और पाकिस्तान की नीयत को शायद भांप लिया है और यह दोनों देश ETIM और TTP पर प्रतिबंध तो लगवाना चाहते हैं पर बदले में कोई आर्थिक या कूटनीतिक मदद देने की ठोस आश्वासन या कोशिश नहीं किया है। वैसे पाकिस्तान की अपनी हैसियत ही नहीं कि वह आर्थिक या कूटनीतिक मदद तालिबानियों की कर सके। चीन तो कर सकता है मदद, पर वह उसकी दूनी या तीनी कीमत तालिबानियों से भविष्य में जरूर वसूल करेगा। इसीलिए तालिबानियों ने अपनी पहली औपचारिक मुलाकात जब उन्होंने शुरू किया तो कतर की राजधानी दोहा में भारत के राजदूत को अनुरोध करके उनसे मुलाकात की और भारत से मदद मांगी और फिर तालिबानियों ने कहा कि हम अपनी सुरक्षा में आपके दूतावास को जो अफगानिस्तान में बंद हो गया है उसको चालू कराते हैं और तब जाकर भारत ने अपना दूतावास वहां पर चालू करा दिया है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता है कि तालिबानियों के मामले में चीन और पाकिस्तान एक साथ हैं और उन पर अपना नियंत्रण और प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, लेकिन रूस ने भी भांप लिया है क्योंकि रूस पहले इधर का था न उधर का था, वह स्थिति को भांप रहा था। लेकिन रूस ने जब देखा कि चीन और पाकिस्तान जो एक ऐसा गठजोड़ बना रहे हैं जिसमें दूसरे देश को अपना फायदा ढूंढना मुश्किल होगा, तो फिर रसिया भी अमेरिका और भारत के साथ मिलकर अब एक नई रणनीति बनाने जा रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान को एक प्रकार से धक्का लगा है या झटका लगा है, क्योंकि वे लोग रसिया को अपनी तरफ मनाना चाहते थे, बुलाना चाहते थे, क्योंकि रसिया से जो साथ के प्रांत थे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वे सेंट्रल एशिया के देश हैं और पहले ये सोवियत रसिया के भाग थे। जब सोवियत रूस टूटा तो फिर ये देश अलग हो गए जिसमें रसिया भी है और उनकी सारी की सीमाएं सटती है पाकिस्तान से, इसलिए रसिया को अपने साथ मिलाना चीन और पाकिस्तान की मजबूरी थी। लेकिन रसिया ने भारत के साथ मिलना पसंद किया है। भारत की यह बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।